नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में मेरे YouTube चैनल पर जो है हिंदी कविता का इतिहास चल रहा है और उसमें मूलतः जो है आदिकाल से लेकर भारतेंदु युग तक मैंने उसमें कवर करने का प्रयास किया है। विविध परीक्षाओं में, मुख्य मेंस परीक्षा में पूछे गए सवालों को मैंने उसमें सॉल्व करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ जो आदिकाल से लेकर भारतेंदु युग तक जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे मैंने उस पर बात की है। और आप सब जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को दो भागों में बांट सकते हैं, हिंदी कविता का इतिहास और हिंदी गद्य का इतिहास। गद्य के इतिहास पर बहुत ज़्यादा काम मैंने नहीं किया है, उस पर सिर्फ एक दो वीडियो बनाया था, जिसमें हिंदी कहानी नई कहानी पर मैंने एक वीडियो बनाया था, क्योंकि उस समय मुझे लगा था कि यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन वह परीक्षा में आया नहीं है और बात है। तो इसीलिए हिंदी गद्य के इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी उपन्यास का इतिहास। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये बीपीएससी में कई बार यह पूछा गया है, 66वीं बीपीएससी में भी संभवतः पूछा गया है। आप यूपीएससी का सवाल वगैरह उठाकर भी देखेंगे तो देखेंगे कि इस पर पूछे गए हैं। हिंदी उपन्यास का इतिहास या हिंदी उपन्यास का विकास, इस पर पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग इसके प्रोज एंड कॉन्स को देख लेंगे। देखिए, जब आप इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान प्रश्न है, और निश्चित रूप से यह आसान प्रश्न है, तो इससे करना सरल है। पहला पॉजिटिव पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आप इसमें लिखेंगे तो ये लगभग जो है पॉइंट वाइज होता है और तथ्यात्मक होता है और विश्लेषण की भी इसमें गुंजाइश होती है, लेकिन इन तमाम कारणों से जो है इसमें अंकदायी है। यह टॉपिक जो है काफ़ी अंकदायी है। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, और यही वजह है कि यूपीएससी और बीपीएससी इत्यादि इसको बार बार पूछता है, और वह यह है कि यह काफ़ी लेंदी टॉपिक है। तो जो यूपीएससी है या बीपीएससी है वह यह देखना चाहता है कि आप इस टॉपिक को किस तरह से आप इसे हैंडल करते हैं। मतलब इसमें समानुपातिकता का निर्वाह करना जो है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हिंदी उपन्यास का इतिहास जो है, इसमें मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं। आप इस पर छोटा सा भी लिखेंगे तो हिंदी उपन्यास का इतिहास क्या है, लगभग 1877 से शुरू होता है, लगभग 125 साल से ऊपर का इतिहास है। उसको आप 5 पन्ने में समेटना, ये बहुत बड़ी कला है। तो खैर, हम लोग आज शुरू करते हैं हिंदी उपन्यास का इतिहास, और इसको मैं विस्तार से लेकर चलूँगा, क्योंकि संभव है कि टिप्पणी लिखने के लिए या और जो है अलग से ही उठा कर दे, जैसे कि पूछ दे प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों के इतिहास पर प्रकाश डाले। इस तरह से भी सवाल पूछे जाने की संभावना है। ज्ञान की दृष्टि से भी तो यह एक लंबा टॉपिक है, तो इसके अलग अलग खंडों में मैं आपको 4 से 5 वीडियो हिंदी उपन्यास का इतिहास पर बनाऊंगा। हिंदी उपन्यास का इतिहास को जो है, इसको सुविधा की दृष्टि से प्रेमचंद को मानदंड मानते हुए क्या किया गया है कि इसको बांटा, इसका विभाजन किया गया है। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास और प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। आज के इस टॉपिक को हम लोग अलग अलग जो है 5-6 सेक्शन में देखेंगे। पहला जो है वह देखेंगे उदय की पृष्ठभूमि, यानी वह कौन सी परिस्थितियां थीं जिसने उपन्यास के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिसने उपन्यास को जन्म दिया। दूसरा हम लोग देखेंगे वही प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, और इसमें जो है अलग अलग देखेंगे कि पहला उपन्यास क्या है, किसे माना जाता है, और फिर अलग अलग कैटेगरी श्रेणी में इसको देखेंगे। प्रेमचंद पूर्व के बाद प्रेमचंद युगीन और प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास। उसके बाद इसी में आता है जो है समकालीन हिंदी उपन्यास। इसमें दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, यानी दलित विमर्श को आधार बनाकर लिखे गए हिंदी उपन्यास, स्त्री विमर्श को आधार बनाकर लिखे गए हिंदी उपन्यास। फिर आप चाहें तो 2000 ईस्वी के बाद जो है लिखे गए हिंदी उपन्यास या नव लेखन, युवा लेखन जिसको बोलते हैं, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। तो फिलहाल हम लोग इसमें पहले खंड पर चर्चा करते हैं। पहला है उदय की पृष्ठभूमि। तो उपन्यास के उदय में 4-5 ऐसे कारण थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसमें पहला था आधुनिकता का आगमन। आधुनिकता का आगमन हुआ था, और इससे क्या हुआ था कि केंद्र में जो है मनुष्य का आ जाना। आधुनिकता आने के कारण क्या हुआ, केंद्र में कौन आ गया, मनुष्य आ गया। और उसके पहले, और वो कैसा मनुष्य, सामान्य मनुष्य आ गया। उसके पहले केंद्र में कौन हुआ करता था, आधुनिकता के आने से पहले केंद्र में हुआ करता था ईश्वर। लेकिन अब क्या हो गया, केंद्र में मनुष्य आ गया, और एक ऐसा मनुष्य आ गया जो कि सामान्य मनुष्य हुआ करता था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि सामान्य मनुष्य के सामान्य जीवनचर्या, सामान्य घटनाओं का वर्णन करने के लिए जो है कविता आप क्या देखेंगे, छोटी पड़ जाती थी। कविता में क्या है, महाकाव्य हुआ करता था, बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी जीवन गाथा, और
केंद्र में आ गया था मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो सामान्य था। होरी क्या है, छोटा सा किसान है। आप देखेंगे दलित विमर्श में क्या है, एक बैल की खाल उतारने वाले के ऊपर पूरा उपन्यास लिखा गया, इस तरह से है। तो केंद्र में मनुष्य के आ जाने से क्या है, इसने पृष्ठभूमि तैयार की उपन्यास के उदय की। और दूसरा जो है वह है कि हाशिया जो है, जो पहले हाशिए पर हुआ करते थे वो अब केंद्र में आ गए थे, परिधि वाले जो होते थे केंद्र में आ गए थे। तीसरा क्या है, नवजागरण की पृष्ठभूमि में जो समाज सुधार, नवजागरण उस समय हम लोग जानते हैं 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज में क्या चल रहा था, नवजागरण की विविध लहर चल रही थी, ठीक है। तो नवजागरण की पृष्ठभूमि में जो समाज सुधार के कार्य किए जा रहे थे, इससे क्या हुआ, समाज में जो है जटिलताएं बढ़ी। उसी दौरान वैज्ञानिक चेतना का भी विकास हुआ। तो उन जटिलताओं की अभिव्यक्ति जो है कविता में उतने विस्तार से नहीं की जा सकती थी। उसके लिए साहित्य की एक नई विधा की आवश्यकता महसूस हो रही थी। और उस कमी को पूरा कौन कर सकता था, उस कमी को सिर्फ उपन्यास के ही द्वारा पूरा किया जा सकता था। क्योंकि देखिए पृष्ठभूमि ऐसी बनी तो गद्य का विकास हुआ। गद्य में कई सारी विधाएं आई। कहानी विधा जो है वह छोटी हुआ करती थी, तो जीवन के किसी एक अंश का ही चित्रण कर सकती थी। उपन्यास विधा है जो बहुत बड़ी थी और उसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा था, उसका फलक भी बहुत व्यापक था, लचीलापन भी बहुत ज़्यादा था। तो जीवन की जटिलताओं को किसके फलस्वरूप उत्पन्न, नवजागरण की चेतना के फलस्वरूप उत्पन्न, जो विज्ञान तकनीक का जो विकास हुआ उसके फलस्वरूप उत्पन्न जो है जीवन की जटिलताओं को समग्रता में अभिव्यक्ति जो है गद्य के उपन्यास में ही दिया जा सकता था। इसीलिए जो है उस दौर में उपन्यास का विकास हुआ और यह बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा। तो यह हो गई उपन्यास के उदय की पृष्ठभूमि। एक और बात है, कविता क्या है, यह मूलतः जो है एक श्रुति परंपरा का है, सुनकर यह चलता रहता था। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टाइपिंग मशीन वगैरह, प्रेस वगैरह का बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इस दौरान जो है प्रेस जो है भारत में बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। गद्य की समस्या क्या थी, उसको आप किस तरह से, उस तरह से मतलब उसको श्रुति परंपरा से नहीं आता था, उसके लिए आपको बाकायदा लेखन की कला का विकास होना चाहिए था, प्रिंटिंग प्रेस होगा तभी तो ये हो पाएगा। और उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस भी आया, बहुत तेज़ी से विकसित हुआ। इसने भी हिंदी उपन्यासों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यह हो गया हमारे उपन्यास के विकास की पृष्ठभूमि। इसी दौर में एक और सवाल उठ जाता है कि जो हिंदी के उपन्यास विकसित हुए वो किस परंपरा से विकसित हुए, वह पाश्चात्य परंपरा से विकसित हुए या जो भारतीय परंपरा थी उसी से विकसित हुए, यह प्रश्न उठता है। तो इसका उत्तर यह है कि हिंदी उपन्यास का विकास जो हम लोग देखते हैं बांग्ला के प्रभाव से हुआ। निश्चित रूप से उस पर पाश्चात्य का प्रभाव तो था, पाश्चात्य से प्रभावित होकर हिंदी उपन्यास विकसित हुआ, ठीक है, इस विधा का जन्म हुआ। लेकिन क्या है कि उसने हिंदी उपन्यास का जो ढांचा था, आरंभिक उपन्यासों का जो ढांचा था वो कैसा था, भारत में पहले से ही आख्यायिका की परंपरा हुआ करती थी। तो इसने जो है हिंदी उपन्यास ने वही ढांचा अपनाया। तो यद्यपि कि इसका विकास हुआ था कैसे, पाश्चात्य के प्रभाव के कारण, लेकिन इसकी जो कथानक का ढांचा था वह भारतीय ही था। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो है कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास का विकास में जो पहली कड़ी है वह है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। मतलब कि प्रेमचंद को, जैसा कि मैंने बतलाया था, प्रेमचंद को आधार मानकर हिंदी उपन्यासों का विभाजन किया गया है। तो इसमें पहला है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। तो इसमें पहला यही आता है कि हिंदी का पहला उपन्यास क्या है। जब आप उत्तर लिखेंगे तो इसको भी 4 लाइन में थोड़ा सा लिख देंगे, उसके बाद ये लिखेंगे कि प्रेमचंद को आधार मान करके इसका ऐसे वर्गीकरण किया गया है और उसमें प्रेमचंद पूर्व। इस वीडियो में मैं प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास पर डिटेल में चर्चा करूंगा, अगले वीडियो में प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यासों पर। तो प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में पहला सवाल यही उठता है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। हिंदी का पहला उपन्यास, विविध आलोचक जो हैं हिंदी का अलग अलग उपन्यासों को पहला उपन्यास मानते हैं। जैसे कि परीक्षा गुरु जो है, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। इसको अंग्रेजी ढंग में लिखा गया उपन्यास मानते हैं, ठीक ठिकाने ढंग का उपन्यास मानते हैं। अंग्रेजी ढंग में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, ये लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया था। इसको हिंदी का पहला उपन्यास कौन मानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भाग्यवती जो है 1877 ईस्वी में लिखा गया था, श्रद्धाराम फिल्लौरी के द्वारा, प्रकाशित 1887 ईस्वी में हुआ था। कई आलोचक जो हैं हिंदी के वह मानते हैं कि भाग्यवती जो है हिंदी का क्या है, पहला उपन्यास है। भाग्यवती के पहले पृष्ठ पर यह लिखा हुआ भी है, हिंदी का पहला उपन्यास।
लेकिन आप जब भाग्यवती को पढ़ेंगे, मैंने इसे पढ़ा है, तो क्या पाएंगे कि सत्यनारायण भगवान की जो कथा हुआ करती थी, जो सुनाते हैं पंडित जी लोग रात्रि में या जो भी जब भी हो पूजा में, तो इसका पूरा का पूरा ढांचा जब इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि वही सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जा रही है, उपन्यास जैसा नहीं है। तो कई लोग इसको भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास नहीं मानते हैं, कहते हैं कि भाई पहले तो ये प्रकाशित ही बहुत लेट में हुआ, 1877 में लिखा भले ही गया, प्रकाशित 1887 में हुआ, तो कैसे मान ले इसको। ये जो है कुछ लोग हैं जैसे कि वो क्या मानते हैं, गोपाल राय जैसे आलोचक हैं, वो मानते हैं कि देवरानी जेठानी की कहानी को मानते हैं कि यह जो है हिंदी का क्या है, 1870 में ये प्रकाशित हुआ था, और मानते हैं कि यह हिंदी का पहला उपन्यास है। इसको लेकर विवाद यह है, देवरानी जेठानी की कहानी को लेकर, कि इसको लंबी कहानी माना जाए या उपन्यास माना जाए। लंबी कहानी मानकर इसको कई लोग खारिज कर देते हैं, बोलते हैं ना यह हिंदी का पहला उपन्यास नहीं है, यह तो एक लंबी कहानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और उनके अलावा एक और आलोचक हैं, उन आलोचक का आप नाम लिखेंगे, उनका ऐसा मानना है कि जो चंद्रकांता थी, बहुत ही जो प्रसिद्ध है, 1891 में ये प्रकाशित हुआ था, 1888 या 1891 में देवगी नंदन खत्री विरचित जो है चंद्रकांता, दो आलोचक, प्रमुख आलोचक हैं, वो मानते हैं कि हिंदी का पहला उपन्यास यह है। लेकिन कई सारे उपन्यासों के दावे के बीच वर्तमान समय में जो सर्वमान्य नाम है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हैं, अधिकांश में उन्हीं की स्थापनाओं को मान लिया जाता है। तो परीक्षा गुरु और भाग्यवती के बीच ही लगभग जंग चलती रहती है कि यह हिंदी का पहला उपन्यास है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास लिखे गए उसको कई श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया गया, कई श्रेणियों में उन्हें बांटा जा सकता है। जो उपन्यास लिखे गए उनको विषय वस्तु के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जैसे सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, जासूसी उपन्यास, अय्यारी परक उपन्यास, तिलिस्म एवं अय्यारी परक उपन्यास। तो इन श्रेणियों में इन्हें बांटकर हम लोग देखते हैं। तो सामाजिक उपन्यास जो है, और उपन्यासकारों की श्रेणी में सबसे पहले इन्हीं लोगों का नाम आता है, श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती, इसका महत्वपूर्ण रूप से नाम लिया जाता है सामाजिक उपन्यासों में। इसकी जो मुख्य विषय वस्तु थी, भाग्यवती की मुख्य विषय वस्तु थी स्त्री शिक्षा का महत्व। ठीक है, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में श्रेणी है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास में कई सारे उपन्यासकार आते हैं और उनके उपन्यास आते हैं, उसमें हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण का हमने नाम लिया है यहाँ पर। पहला है श्रद्धाराम फिल्लौरी, जिनके द्वारा विरचित उपन्यास था भाग्यवती। पढ़ने में आपको लगेगा सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और इसकी जो विषय वस्तु थी भाग्यवती की, वह थी स्त्री शिक्षा का महत्व। इसमें उन्होंने दिखलाया है कि स्त्री के शिक्षित होने से कितना कुछ परिवर्तित हो सकता है। भाग्यवती को उसके सास और ससुर ने किसी गलतफहमीवश घर से निकाल दिया था। भाग्यवती को घर से निकाल दिया था, उसके पास कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ एक तसला था उसके पास, जो कि पड़ोस के यहाँ से मांग कर वो लाई थी। और उस तसले के बल पर वो उस नगर, काशी नगर की सबसे अमीर महिला बन जाती है वो। और इसी दौरान वो क्या करती है, वो खुद काफ़ी पढ़ी लिखी होती है, तो वह आसपास जो है कि बच्चियों को पढ़ाती है और अपनी एक शुभचिंतकों की फौज तैयार करती है, जो कि उसके बुरे वक्त में काम आते हैं। उनको तमाम सिलाई कढ़ाई की भी बातें सिखलाती है। और फिर ऐसे करते करते भाग्यवती है न सिर्फ उस नगर की सबसे अमीर महिला बन जाती है, उसके सास ससुर उसे माफ़ कर देते हैं, वापस लेने के लिए आते हैं, वह खुशी खुशी उनके पास चली जाती है। बल्कि तो न सिर्फ उस नगर की सबसे अमीर महिला बन जाती है, बल्कि समय समय पर क्या है, अपने परिवार को ठगे जाने से भी बचाती है। तो भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी विरचित एक महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है, जो कि प्रेमचंद पूर्व लिखा गया था। अगला है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु में भी वही है, पूर्व जो है इंडियन, पूर्व की शिक्षा बनाम पश्चिम का कल्चर जो है, इसके टकराहट को इसमें दिखलाया गया है। और परीक्षा गुरु में क्या है कि 100 बार जो एक ही बात को किसी को बतलाइएगा, तब भी वह आपकी बात को हो सकता है न समझ पाए, जब तक कि उसकी एक बार ही वो उसी काम को परीक्षा करके देख ले, खुद से जांच कर देख ले, तो मान लेगा, बजाय कि उसको आप 100 बार ऐसे ही समझाइए। कहने का मतलब है कि बच्चे को आप 100 बार बोलिए लैंप मत छुओ, लैंप मत छुओ, हाथ जल जाएगा, तो यह हुआ समझाना। और परीक्षा गुरु क्या हुआ, वही बच्चा एक बार हाथ छू के देख लेगा, जल जाएगा, तो फिर दोबारा नहीं करेगा। तो परीक्षा गुरु में वही पाश्चात्य और भारत की टकराहट को दिखलाया गया है, श्रीनिवास दास विरचित है।
इसके बाद इस दौर के महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यासकार में आते हैं लज्जाराम मेहता, जिन्होंने कई सारे उपन्यास उस दौरान लिखे। लेकिन इनके उपन्यास जो हैं वो क्या हैं, पुनरुत्थानवादी विचारधारा से ग्रसित हैं। जब हम लोग प्रेमचंद पूर्व के हिंदी उपन्यासों का पूरा एनालिसिस करेंगे अंत में, तब उस पर ज़्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पुनरुत्थानवादी विचारधारा से ये लज्जाराम मेहता के उपन्यास हमको क्या नज़र आते हैं, ग्रसित नज़र आते हैं, या उस विचारधारा से प्रेरित कहना ज़्यादा उचित होगा, प्रेरित नज़र आते हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वह है बिगड़े का सुधार, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श हिंदू, हिंदू गृहस्थ। यह कुछ इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं लज्जाराम मेहता के, जो उस दौर में सामाजिक उपन्यासों की श्रेणी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब इनके हम लोग उपन्यासों के विषय वस्तु को देखेंगे। तो बिगड़े का सुधार जो है, अथवा सती सुखदेवी, पहले के उपन्यासों में आप क्या देखेंगे, एक नाम के साथ दूसरा नाम वो टैग पूछ की तरह लगाए रखते थे। तो इनके भी उपन्यासों में है, किशोरीलाल गोस्वामी के भी कई सारे उपन्यासों में ऐसा नजर आएगा। तो बिगड़े का सुधार अथवा सखी सुखदेवी में की कहानी क्या है कि उसमें है वनमाली बाबू नाम के एक बैरिस्टर हैं, उनकी पत्नी है सुखदेवी, ठीक है। तो सुखदेवी जो हैं वो पूरी तरह से देवी जैसी ही रहती हैं, भारतीय परंपरा में रची पगी महिला हैं। वनमाली बाबू को चाहिए था कि नहीं, हमको एक पश्चिमी सभ्यता वाली महिला चाहिए, ठीक है, जो हमारे साथ डिस्को में जाए, हमारे साथ ब्रांडी पिए, यह इसकी कहानी है। और सती सुखदेवी क्या है, वो तो बस सती है, वो अपने पति के साथ ऐसा करती नहीं है, भारतीय सभ्यता वाली महिला है, ठीक है। तो क्या करते हैं वनमाली बाबू, उसको जो है छोड़ देते हैं, उसको भाव नहीं देते हैं, और एक अंग्रेजी मैम से क्या करते हैं कि वो अंगूठियों की अदला बदली करके उनसे विवाह कर लेते हैं। उस गोरी मैम को जैसे ही पता चलता है कि ये वनमाली जो है शादीशुदा है पहले ही से, तो उस पर केस कर देती है। कोर्ट जो है 10,000 का उन पर जुर्माना करता है, 10,000 का जुर्माना करता है, उनके पास पैसा रहता नहीं है। तो यही सती सुखदेवी का फिर से सती वाला रूप सामने आता है, अपने पिता के पास जाती है और 10,000 रुपया उनको दिलवा के अपने पति को छुड़वाती है। वनमाली बाबू बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस घटना के बाद जो है उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और अपनी पत्नी को प्रेम करने लगते हैं। तो इसका केंद्रीय कथ्य जो है, लेखक इसमें यही कहना चाहता है कि भले ही जो भारतीय महिलाएं हैं, उस दौरान क्या था, भारतीय महिलाओं को सिमटी सिकुड़ी हुई दिखलाया जाता था, अंग्रेजी महिलाओं से पीछे दिखलाया जाता था, जिनमें आत्मविश्वास का भाव है। तो इसके माध्यम से उपन्यासकार यही दिखलाना चाह रहे हैं कि भले ही भारतीय महिलाएं घर की चारदीवारी के भीतर नज़र आती हों, लेकिन परिवार को चलाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है, जिन मानवीय गुणों की आवश्यकता होती है, वह जो है भारतीय महिलाओं में कूट कूट कर भरी हुई है। तो इनका था पहला क्या, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है लज्जाराम मेहता का। अगला है स्वतंत्र रमा। अगला उपन्यास जो है, जो कि प्रेमचंद पूर्व सामाजिक उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, वह है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। नाम पर ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र रमा। समझ में नहीं आता है कि इसी से मैं लिखता हूँ शुरू में, बाद में ये चलता नहीं है। स्वतंत्र रमा और क्या है, परतंत्र लक्ष्मी। नाम है इसका स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी। रमा है, चलिए यह चला, और दूसरा है लक्ष्मी। रमा कैसी है, स्वतंत्र है, और लक्ष्मी है परतंत्र है। इस नाम पर ध्यान दीजिएगा, इसका कथानक मैं बतला रहा हूँ। तो रमा क्या है, अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पाती है, अपने रिटायर्ड बैरिस्टर पिता के साथ रहती है, ठीक है, इसलिए उसको बतलाया गया है कि वह स्वतंत्र है, ठीक है ना। अपने पिता के साथ रहती है, वह पिता जो कि जाति बहिष्कृत है, और ये अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पाती है, एक के बाद एक 3 विवाह करती है। लेकिन यह स्वतंत्र रमा क्या होती है, अंत तक दुखी रहती है, ठीक है। उसके ठीक विपरीत लक्ष्मी क्या है, अपने दादाजी के साथ रहती है, और ये भारतीय शिक्षा पद्धति वाली शिक्षा पाती है, वो सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखती है, ठीक है। और इसको जो है क्या होता है कि इसको अपने पति का भरपूर प्यार मिलता है, जीवन इसका सुखों से भरा रहता है। तो यह इसकी कहानी है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी की। यानी कि और रमा जो थी वह क्या है, अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पाती है, और साथ ही साथ जो है महिला स्वतंत्रता इत्यादि की उस समय बात करती है, और जीवन भर जो है दुखी रहती है। इसी का कहानी है। अगला जो इनका उपन्यास है जो महत्वपूर्ण है, वह है आदर्श हिंदू या हिंदू गृहस्थ। हिंदू गृहस्थ की जो कहानी है वो क्या है कि एक ख्याली राम नाम के व्यक्ति होते हैं, लाला होते हैं, ठीक है, उनका नाम है लाला ख्याली राम। उसके 2 पुत्र होते हैं, ठीक है, पुत्रों का नाम जानने की जरूरत नहीं है। एक पुत्र है जो कि भारतीय ढंग की शिक्षा पाता है, दूसरा पुत्र है, ठीक है, एक पुत्र है 1, एक पुत्र है 2, ये भारतीय ढंग की शिक्षा पाता है। दूसरा वाला पुत्र है वो अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पाता है। ये कहाँ जाता है, अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पाता है, ये भारतीय ढंग की शिक्षा पाता है।
इसको जो है पत्नी कैसी मिलती है, वो पत्नी मिलती है वो जो पाश्चात्य शिक्षा पाती है। पहले वाले को जो कि भारतीय ढंग की शिक्षा पाता है उसको पत्नी मिलती है वैसी जो कि अंग्रेजी ढंग की शिक्षा पाती है। वह बात बात में क्या कहती है कि स्त्री पुरुष बराबर है। ये उस कहानी में लिखा हुआ है उपन्यास में कि स्त्री और पुरुष बराबर है, बात बात में ऐसा कहती है। यानी पहला जो कि भारतीय ढंग का शिक्षा पाता है उसको पत्नी का सुख कभी नहीं मिल पाता है। दूसरा जो पुत्र है जिसका के नाम हरसहाय है, ठीक है, नहीं नयन सेन है, जो कि अंग्रेजी ढंग का शिक्षा पाता है, इसकी जो पत्नी मिलती है वो भारतीय ढंग की शिक्षा वाली होती है। यह पति को परमेश्वर मानती है लेकिन ये इसको भाव ही नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन अंत में क्या है, स्थिति सही हो जाती है, सभी की आंखें खुल जाती हैं और सभी सप्रेम रहने लगते हैं। तो यह लज्जाराम मेहता जो कि सामाजिक उपन्यासकार थे, उनके उपन्यास हिंदू गृहस्थ जो है उसकी ये विषय वस्तु थी। आगे हम लोग देखते हैं इस दौर के और महत्वपूर्ण हिंदी उपन्यासकार जो थे, सामाजिक उपन्यासकार जो थे, उसमें बालकृष्ण भट्ट का नाम आता है। नूतन ब्रह्मचारी उन्होंने लिखा था, 100 अजान 1 सुजान लिखा। उसके बाद हरिऔध का नाम आता है, जिन्होंने क्या लिखा था, जिन्होंने लिखा था ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकिला फूल। तो यह जो है प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में सामाजिक उपन्यासकारों में यह कुछ महत्वपूर्ण नाम आते हैं। उन उपन्यासों की विषय वस्तु भी मैंने आपको बतला दिया। इस विषय वस्तु को भी जब आप लिखेंगे अपने कंटेंट में तो आपको जो है कुछ ज़्यादा अंक मिलेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ऐतिहासिक उपन्यास उस दौर में लिखे गए ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन से थे और ऐतिहासिक उपन्यासकार की उपाधि किसे दी गई है। तो उस दौर में ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध जो थे वह किशोरीलाल गोस्वामी ही थे। किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासकार थे। इन्होंने वही रजिया बेगम सुल्ताना अथवा रंग महल में हलाहल नामक उपन्यास लिखा है। सुल्ताना रजिया बेगम उपन्यास का नाम है, सुल्ताना रजिया बेगम वाह रंग महल में हलाहल, ठीक है। दूसरा है लखनऊ की कब्र वाह शाही महल सरा, लखनऊ की कब्र वाह शाही महल सरा, किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यासकार। इनके कुछ प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास। अब हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास में पहला हमने देखा सामाजिक किस्म के उपन्यास लिखे गए, कुछ प्रमुख उपन्यासकारों को हमने देखा, ऐतिहासिक किस्म के जो उपन्यास लिखे गए जिसमें किशोरीलाल गोस्वामी बहुत प्रसिद्ध थे। अब हम लोग आते हैं तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासकार, और बतलाने की ज़रूरत नहीं है कि इस टॉपिक में सबसे जो प्रसिद्ध आते हैं वो कौन रहते हैं, देवकी नंदन खत्री। इन्होंने तिलिस्मी और अय्यारी परक उपन्यास बहुत ज़्यादा लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध है कौन सा, चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति। चंद्रकांता संतति 24 भाग में उन्होंने लिखा। चंद्रकांता जो है इसका प्रकाशन कहीं कहीं 1888 दिखाता है, कहीं 1891 दिखलाता है। इस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए कई लोगों ने हिंदी उस समय सीखी थी। तो आपको तिलिस्मी उपन्यासों में सबसे प्रसिद्ध हैं देवकी नंदन खत्री जिन्होंने चंद्रकांता लिखा, चंद्रकांता संतति लिखा, भूतनाथ लिखा। भूतनाथ इनका पूर्ण उपन्यास है, वो पूरा नहीं कर पाए थे। काजर की कोठरी भी इन्होंने लिखी। तिलिस्मी एवं अय्यारी उपन्यासकारों में दूसरा नाम जो आता है वही किशोरीलाल गोस्वामी का आता है। किशोरीलाल गोस्वामी का नाम तीनों में आएगा, ऐतिहासिक में भी आएगा, तिलिस्मी में भी आएगा और जासूसी में भी आएगा, ठीक है। किशोरीलाल गोस्वामी ने भी तिलिस्मी किस्म के उपन्यास लिखे। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम आता है वह है हरे कृष्ण जौहर का। हरे कृष्ण जौहर भी उस दौर के एक प्रमुख उपन्यासकार थे जिन्होंने तिलिस्म एवं अय्यारी को क्या है अपने उपन्यास की कथानक का विषय वस्तु बनाया। अब हम लोग आते हैं प्रेमचंद युग में लिखे गए अंतिम प्रकार के उपन्यास की कैटेगरी पर, और वह है जासूसी उपन्यास। प्रेमचंद से पूर्व जो है क्या है, जासूसी परक उपन्यास भी बहुत ज़्यादा लिखे गए थे, और इसमें सबसे प्रमुख नाम है गोपाल राम गहमरी का। गोपाल राम गहमरी, इनको हिंदी का आर्थर कानन डायल भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी का आर्थर कानन डायल इनको कहा जाता है, और ये आर्थर कानन डायल से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। और इन्होंने जो है जासूस नामक एक मासिक पत्र भी निकाला था। इन्होंने कई सारे जासूसी उपन्यास लिखे जिसमें सरकटी लाश, ठीक है, महत्वपूर्ण है, भोजपुर का ठग, बड़ा भाई, और उसके बाद है जासूस पर जासूसी। यह इनके द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास थे। अब हम लोग सबसे अंत में आते हैं सारांश या निष्कर्ष। प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो लिखे गए तो उसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं कि यह जो उपन्यास लिखे गए उसका निगेटिव पॉइंट क्या था, पॉजिटिव पॉइंट क्या था, प्रोज क्या था और कॉन्स क्या था। तो प्रेमचंद पूर्व जो हिंदी उपन्यास जो भी लिखे गए उसमें जो है के स्थान पर जो होना चाहिए उसका चित्रण ज़्यादा किया गया था। जो है के स्थान पर जो होना चाहिए, यानी कि यथार्थ के स्थान पर
आदर्श का चित्रण बहुत अधिक वहाँ पर किया गया था। तो मैं बतला रहा था प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास जो लिखे गए हैं उसकी सीमाएं क्या थी, प्रोज एंड कॉन्स पे हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोग सबसे पहले सीमाओं पर बात कर रहे थे, जिसमें सबसे पहली सीमा जो थी वह था यथार्थ के स्थान पर आदर्श का चित्रण। यानी उस दौर के दौरान जो भी उपन्यास लिखे गए उसमें उस समय के समाज का जो सामाजिक यथार्थ था वह नहीं लिखा जाकर क्या किया गया कि जो होना चाहिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की गई। तो पहली समस्या यह थी। दूसरी जो उसकी सीमा थी, दूसरी सीमा जो उस दौर में लिखे गए उपन्यासों में थी वह थी कि उस दौर में लिखे गए उपन्यासों में प्रवचनात्मकता जो है वह बहुत ज़्यादा थी। वो आप उस उपन्यासों के उस दौर के लिखे गए विशेष रूप से सामाजिक उपन्यासों को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, सत्यनारायण भगवान का कथा भागवती को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सत्यनारायण भगवान का कथा जिस ढर्रे पर लिखा गया है वैसे ही भागवती भी लिखा गया है। तो प्रवचनात्मकता एवं उपदेशात्मकता की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति थी। तीसरी जो है वो अंग्रेजी ढर्रे पर या उपन्यास जिस रूप में कहा जाता है, जिसे उपन्यास कहा जाए वैसा जो है उस स्ट्रक्चर में, उपन्यास के स्ट्रक्चर में वो नहीं लिखा गया था। तो जो चाहिए है के स्थान पर चाहिए का चित्रण, उपन्यास का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो न करना, ठीक है। यह कुछ जो थी उस दौर के लिखे गए उपन्यासों में प्रवचनात्मकता इत्यादि जो है समस्याएं थी। अब उसमें एक और बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि उस दौर के जो भी उपन्यास लिखे गए, सामाजिक लिखे गए या ऐतिहासिक उपन्यास इत्यादि भी जो लिखे गए, उसमें भी जो है उस दौर के तत्कालिक जो है राजनीतिक जीवन का चित्रण जो है क्या है, सिरे से गायब है। 1857 की क्रांति का बहुत ज़्यादा जिक्र आपको, लगभग न के बराबर जिक्र आपको उस दौर के लिखे गए उपन्यासों में मिलता है। 1877 में देखिए कि भाग्यवती प्रकाशित हुआ था, इसमें कहीं भी आपको किसका जिक्र नहीं मिलता है, 1857 की क्रांति का कहीं उसका उल्लेख तक नहीं है। इसके विपरीत क्या है कि उस उपन्यास में या उस दौर के लिखे गए अन्य उपन्यासों में भी है, आपको क्या मिलता है, अंग्रेजों की प्रशंसा के भाव उस दौर में लिखे गए उपन्यासों में मिलता है। आपको भाग्यवती में कोटेशन आता है, इनके समान चतुर एवं प्रजा का भला चाहने वाला और कौन हो सकता है। ये अंग्रेजों के लिए कहा गया है, इनके समान चतुर और प्रजा का भला चाहने वाला अंग्रेजों के लिए कोटेशन कहा गया। 1877 में लिखे गए भाग्यवती में। उससे 20 साल पहले घटना घटी थी 1857 की महान क्रांति, उसका उसमें कहीं उल्लेख तक नहीं है। इसके अलावा इस दौर में और भी जो उपन्यास लिखे गए 1857 जैसी महान क्रांति या और भी जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसका उल्लेख हमको नहीं मिलता है। कुछ लेकिन जो पॉजिटिव पहलू हैं इस दौर में प्रेमचंद पूर्व लिखे गए उपन्यासों में, वो कौन कौन से हैं जो हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो यह है कि उस दौर का, ठीक है, एक लुकास का कथन है, सत्य सर चढ़कर बोलता है। तो यद्यपि कि उस दौर के समाज के चित्रण में, यथार्थ चित्रण में ये बचे, ठीक है, जो है उसके स्थान पर चाहिए का चित्रण किया, लेकिन उसके बावजूद या जो होना चाहिए उसकी कल्पना की, उसके बावजूद जो है उस दौर के समाज की कई सारी चीज़ों को ये हमारे सामने रख जाते हैं। जैसे उस दौर में समाज में जो अंधविश्वास थे, शादी ब्याह के अवसर पर किए जाने वाले रस्म थे, उसका हमको विस्तार से चित्रण कई उपन्यासों में मिलता है। भाग्यवती में भी आपको उस पर विस्तार से चित्रण मिलता है। जैसे कि बकरे की कान काटना शादी के अवसर पर, या चील का पूजन करना, या फिर कई सारे पीर इत्यादि हैं उनको पैसा चढ़ाना। तो क्या है कि शादी ब्याह जो है इन सब रस्मों पर जो उस दौरान जो प्रचलित थे समाज में, उनका हमें चित्रण मिल जाता है। समाज के विविध वर्गों में कि महिलाओं में, पुरुषों में अलग अलग वर्ग हुआ, समाज हुआ। जैसे कि, ठीक है, जाति की मैं बात कर रहा हूँ, अलग अलग जाति, व्यवसायी वर्ग इत्यादि में अलग अलग जो भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिस प्रकार की भाषा वो अपने घरों में बोलते थे, उसका भी सुंदर चित्रण हमको मिल जाता है, हमको देखने में मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से ही सही। उस समय के समाज में जो विद्यमान भ्रष्टाचार था उसका चित्रण भी हमें उपन्यासों में मिल जाता है। भागवती उपन्यास में हमें मिलता है। और आपको उसके अलावा परीक्षा गुरु में भी जो है उस दौर के जो भ्रष्टाचार विद्यमान थे उसका हमें चित्रण मिलता है। पुलिस विभाग में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है उसका चित्रण मिलता है। समाज में उस समय ठगी की परंपरा बहुत ज़्यादा चलती थी, इसका चित्रण जो है कई जगह भागवती में मिलता है। बनारस के ठगों का जिक्र मिलता है, कैसे साधु के रूप में ठग आते थे,
कैसे बगल की महिलाएं जो हैं कुटनी बनकर ठगती थी। तो ठगी विद्या, ठगी परंपरा का हमें चित्रण मिलता है। रीति रिवाजों का वर्णन मिलता है, खान पान का जिक्र मिलता है, धार्मिक विश्वास उस दौर में कैसे थे उसका जिक्र मिलता है, अंधविश्वासों का भी जिक्र मिलता है, ठीक है। पुलिस महकमे में विद्यमान भ्रष्टाचार का हमें जिक्र मिलता है, उस दौर के उपन्यासों से हमें पता चलता है। समाज में विविध वर्गों में बोले जाने वाली बोली, इसके अलावा जो है समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, समाज स्त्रियों के प्रति क्या सोचता था, यह भी जाने अनजाने हमें दिखलाई पड़ जाता है। उस दौरान जो है हम देखते हैं कि 8 साल में, उस पूरा जो उपन्यास है उसमें कई सारे उपन्यास, उसमें क्या दिखलाएगा, स्त्री की का विवाह 8 साल की उम्र में कर दिया जाए। भाग्यवती में भी है कि भाई हमारा बेटा 12 साल का अभी तक हो गया, ठीक है, और इसके और कई सारे साथी जो हैं उनका विवाह हो चुका है, यह देखकर क्या हमारे पुत्र को शर्म नहीं आती होगी, तब इसका 13 वर्ष का हो गया, तब इसका विवाह कर दिया जाना चाहिए। यानी 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में क्या होता है कि उस समय लड़कियों का विवाह कर दिया जाता था। शारदा एक में भी संभवतः विवाह की उम्र थी स्त्रियों की कितनी, 14 साल ही तो थी, ठीक है। तो उस दौर में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही जो क्या है कि यह उपन्यास जो थे उस दौर में जो नवजागरण की चेतना चल रही थी, तो उसको इन लोगों ने विषय वस्तु बनाया था। तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही उस दौर में भारतीय समाज में नवजागरण की कैसी चेतना चल रही थी, इसका भी चित्रण इस दौर में लिखे गए क्या है उपन्यासों में हमें मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो है क्या देखा, हिंदी उपन्यास का विकास टॉपिक है, उसमें हमने प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास को हमने देखा, जिसमें हमने देखा कि उपन्यास का उदय कैसे हुआ। साथ ही साथ प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों को हम लोग 4 श्रेणियों में बांटते हैं। सामाजिक उपन्यास, इसमें सामाजिक उपन्यास में प्रमुख उपन्यासकारों को हमने देखा, श्रद्धाराम फुल्लौरी को देखा गो, और उसके बाद जो हमने क्या देखा, तिलिस्मी अय्यारी के उस परक उपन्यासों को देखा। उसके बाद हमने जासूसी परक उपन्यासों को देखा और ऐतिहासिक उपन्यास और उस दौर के प्रमुख उपन्यासकारों को हमने देखा। तो यह था, और साथ ही साथ अंत में हमने क्या देखा कि ये जो उपन्यास लिखे गए इनकी क्या सीमाएं थी, साथ ही साथ इनमें क्या संभावनाएं थी। सीमाओं में भाषा भी एक बहुत बड़ी सीमा हुआ करती थी, जैसी भाषा का यह प्रयोग करते थे। तो हमने कुल मिलाकर इस वीडियो में यह देखा प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास। अगले वीडियो में हम लोग प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के बारे में चर्चा करेंगे, और उस दौरान जो है प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन से रहे, कौन कौन से उपन्यास जो है प्रमुख उपन्यास रहे, साथ ही साथ उपन्यास लेखन की कौन कौन सी धाराएं चल रही थी, सामाजिक उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास इत्यादि जो चल रहा था। अगले वीडियो में हम लोग वह देखेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम लोग प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास पर बात करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नए टॉपिक यानी प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास के साथ आप लोगों के समक्ष आऊँगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।